मैं रवि कुमार। आज आपका एक छोटा सा चैनल रवि सुपर क्लास 2 में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, जिसका हम प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा का दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कुछ आपसे पहले इम्पोर्टेंट है। पहला चैप्टर का नाम है आपका अलैंगिक जनन। कहता है पहला चैप्टर है जिसमें जीवों के में जनन है, उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ इसको हम इम्पोर्टेंट बात जानने के बाद ऑब्जेक्टिव की ओर हम चलेंगे। कहता है जीवन अवधि क्या है। जीवन के समय से जीव कोई भी जन्म लिया उसके से प्राकृतिक में मृत्यु तक के जो काल होता है उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहा जाता है। क्या जीवन काल कहता है। आगे देखिए हम कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में जानेंगे हम। देखिए जैसे मान ली तितली है तो तितली का जो जीवन काल है 1 से 2 सप्ताह होता है। कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह होता है। हाथी का जीवन काल कितना होता है? 60 से 90 वर्ष होता है। तोता का 140 वर्ष होता है। कौवा का 15 वर्ष होता है। कछुआ का 100 से 150 वर्ष होता है। अगला है इसके बाद कहता है कछुआ बरगद के है 200 वर्ष है। कहता है जनन क्या है। यह एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम जिसमें एक जीव अपने जैसा संतति को जन्म देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन आपका 2 प्रकार, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन होता है। पहला अलैंगिक जनन क्या है। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। उसका देखिए हम देखेंगे पहला इसमें है आपका ऑब्जेक्टिव। सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। जो पहला इसमें आपका क्वेश्चन कहता है कि द्वि विखंडन किस में होता है। तो जो आपका द्वि विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है, प्राइमेशिया में होता है, ए बी दोनों में होता है। किन में से कोई आपका किस में होता है, ए बी दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका कहता है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो आपका सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, अलैंगिक जनन संभव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपका अलैंगिक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। कहता है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। 5वां क्वेश्चन है अदरक में कायकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो आपको किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपको कहता है निम्नांकित किस में पादप काय अगुणित होता है। 6ठा क्वेश्चन था, इसका आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, शैवाल में हो जाता है, अभी कवक में पाया जाता है, अभी बायोफ्राइट्स में पाया जाता है, फिर सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। कहता पादप में एम्फीबियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है किससे, बायोफ्राइटा से संबंधित है, बायोफ्राइट्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन जंतु उभयलिंगी नहीं, यानी घरेलू मधुमक्खी है जो आपका उभयलिंगी नहीं है। मुकुलन द्वारा 9वां क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। अगला अंडप्रजक 10वां क्वेश्चन अंडप्रजक है मैंने किस में होता है, ये बताना है। जो अंडप्रजक है आपका सांप में भी होता है, मुर्गी में भी होता है, मगरमच्छ में, यानी उपयुक्त सभी में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में कौन से एकलिंगी हैं। कौन एकलिंगी है, तो क्या है आपका पपीता, क्या है आपका एकलिंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम किसको उत्पादित करता है, तो आपको क्या करता है, मीटास्पोर को।
जूस्पोर को, मियोस्पोर को उपयुक्त सभी ए और सी दोनों को, तो ए और सी दोनों को करता है, ए और सी दोनों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कहता है सर युग्मक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो पैरामीशियम में किस प्रकार द्विविखंडन होता है, तो आपका किस प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, तो कहता है निम्नलिखित कौन है अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्रजनन करते हैं, कौन है आपका, प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। कहता है निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायकी यानी वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उत्तरदायी नहीं आपका कौन है, मुकुलक यानी जेमल्यू। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर, कहता है कथन 1 में कहता है साइकस एक लिंगी श्रेय पौधा है। फिर कथन 2 में कहता है इनमें नर एवं मादा यानी स्त्री संरचना अलग अलग पौधों भिन्न पौधों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है ए दोनों कथन सही है, तथा कथन 2 कथन 1 के सही है। उसके बाद फिर कहता है बी में दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 ही सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही, सी में कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अब इसमें दूसरा पार्ट सेक्शन था लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हम कुछ जानेंगे महत्वपूर्ण बात के। कहता है लैंगिक जनन कहते हैं हम लोग किसको, पहले कहते हैं लैंगिक जनन, कहता है लैंगिक जनन में कि इसके अंतर्गत नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलकर आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। फिर कहता है मध्य चक्र क्या है, तो आपका मध्य चक्र क्या है, तो कहता है नन प्राइमेट स्तनधारी मादा के जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं, जैसे गाय, भेड़, हिरन इत्यादि हो गया। फिर अगला है आपका कहता है ऋतुस्राव चक्र क्या है, कहता है प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव कहते हैं, जैसे बंदर, एपस, मनुष्य। फिर इसके बाद देखिए आगे अगला कहता है आपका युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। समयुग्मकीय क्या है, जब दो युग्मक देखने में एक समान हो और कुछ शैवाल में हो। फिर कहता है विषम युग्मक क्या है, जब दो युग्मक आकारकीय में एक दूसरे से कहते अलग होते हैं, जैसे पुंमनु या शुक्राणु, या नर युग्मक में अंडबिंबाणु या मादा युग्मक कुछ होता है। फिर कहता है समथैलिस क्या है, उभयलिंगी श्रेय क्या है, बहुत से कवक तथा पादप में द्विलिंगी स्थिति को इससे उल्लेखित किया गया। फिर विषम थैलिस यानी एक लिंगी श्रेय क्या है, यह एक लिंगिता को उल्लेखित करता है, जैसे पपीता है, खरबूज है। फिर अगला युग्मक संलयन क्या है, कहता है यह नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है। अगला फिर हम लोग जानेंगे इसमें, कहता है भ्रूण देव या युग्मक से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग। कहता है पुष्पीय पौधों में निषेचन क्या होता है, निषेचन पश्चात अंडाशय विकसित होकर फल, जबकि बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। अर्धगुणसूत्र की सूत्राणु क्या है, कोशिका तथा युग्मक में गुणसूत्र की संरचना। अब हम कुछ जानेंगे, देखते हैं आगे। देखिए मनुष्य में अर्धगुणसूत्राणु यानी गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगर युग्मकों की गुणसूत्र पूछा जाए तो 23 होता है। घरेलू मधुमक्खी में अर्धगुणसूत्र कितने होते हैं,
तो 12। अगर युग्मक की गुणसूत्र पूछा जाए संख्या तो 6। कुत्ता में 78 होता है, लेकिन अगर युग्मक में गुणसूत्र पूछा जाए तो 39। फिर प्याज में 32, इसमें कितना होता है 16, इसमें 24, तो इसमें कितना होता है 12 होता है। आज देखें उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। फिर यहाँ से शुरू कर देंगे ये लेंगे जनरल में पहला ऑब्जेक्टिव। कहता है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। तो आपका कौन द्विगुणित संरचना है, आपका युग्मनज है। फिर कहता है मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या आपका है 44 + XY। फिर निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे हैं। तो कौन आपका है ड्रोसेफ एंड नेफ्थिलिस, यानी ये भी दोनों है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो आपका कौन है केचुआ है। फिर कहता है भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहता है एंडोस्पर्मिक। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है बबूल कहलाता है। अगला क्वेश्चन। फिर नर युग्मकों सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के आपका होता है हैप्लॉइड, यानी एक गुणक होते हैं। फिर निम्नांकित किस्में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है आपका एस्टेरेसिया या एवं घास में। फिर कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो किसमें द्विगुणित संरचना है आपका अंडाणु में कि भ्रूणपोष में कि युग्मक में कि इनमें से सभी में, यानी इसका आंसर ये अंडाणु में पाया जाता है युग्मक में भी पाया जाता है, दोनों में हो जाएगा ये। फिर कहता है निम्न में से किस में जल का परागन होता है। तो जो जल का परागन आपका होता है किस में होता है हाइड्रिला में होता है। किस में होता है हाइड्रिला में होता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता द्विगुणित है। द्विगुणित कौन है तो आपका युग्मक है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं। तो आपका आकर्षक होते हैं कि छोटे होते हैं कि रंगहीन होते हैं कि बीअर्सित दोनों होते हैं। बीअर्सित दोनों होते हैं। निषेचन क्या है। तो निषेचन क्या है आपका अंडा तथा नर यूग्लियस का संयोजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 15 नंबर एनीमोफिल नामक परागकण किसके द्वारा होता है। तो यह किसके द्वारा होता है तो हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। मादा जंतु किसमें मध्य चक्र होता है। तो अभी हम बता रहे सब्जेक्ट में मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है किसमें होता है मध्य चक्र आपका होता है तो गाय में होता है। इमैकुलेशन किससे संबंधित है। तो आप किससे संबंधित है आपका संकरण से संबंधित है। प्याज में प्रवर्धन होता है तो प्याज में प्रवर्धन के साथ शुद्ध रेखा में होता है। क्या होता है बल्ब द्वारा होता है। किसमें होता है बल्ब द्वारा होता है। अगला है 18 नंबर पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो किसके द्वारा निर्माण किया गया है बी द्वारा। ऑप्शन बी है इसका हो जाएगा ओवेन द्वारा। किसके द्वारा ओवेन द्वारा। नेक्स्ट नंबर जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है। तभी क्या कहलाता है यौन द्विरूपता कहलाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है नर युग्मक अगुणित होते हैं। पहला कथन होता है। बी में कहता है नर युग्मक केंद्र में n अगुणित क्रोमोजोम होते हैं यानी 20 में क्या होगा आपका कथन ए है जो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कथन ए आपका सही होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कथन 1 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। कथन 2 में कहता है लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 23 वर्ष है। यानी कौन सही कथन है? तो आपका कथन क्या सही होगा? यानी कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 क्या है? गलत है। 18-21 होता है। फिर कथन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है नर युग्मक अगुणित होते हैं। कथन 2 में आपको कहता है कि नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र होते हैं। तो यानी इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? यानी दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 के सही व्याख्या नहीं करता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाना ना भूलें।